दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है आदित्य सिंह परमार जी। और आदित्य सिंह जी से बातचीत शुरू करते हैं। आदित्य जी, 2 दिन से पूरे भारत में चीन और गलवान घाटी का मुद्दा छाया हुआ है। आप इस घटनाक्रम को किस प्रकार देखते हैं? जी, गलवान घाटी की अगर हम बात करें, तो गलवान घाटी एलएसी के पास में स्थित है। जी। और जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम निश्चित तौर पर सिर्फ एलएसी की ही बात कर रहे होते हैं। और अभी भारत सरकार का अगर हम रुख देखें, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एलएसी को लेकर के ये जो रोड जिसको लेकर के चीन ने आपत्ति जताई है, ये भी एलएसी के किनारे किनारे ही बन रही है। जी, जी, जी। लेकिन एलएसी के आगे जो बहुत बड़ा एक विस्तृत भूभाग है, जो जी। इस पर चीन का अनाधिकृत रूप से कब्जा है, जी। इसके बारे में कोई चर्चा कभी नहीं होती है। ये भूभाग भारत के कश्मीर का अंग था। जी। ये चीन के पास कब और कैसे गया, जी। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। ये चीन के पास अभी भी है, इसको लेने की हमारे कोई चर्चा नहीं होती। हम सिर्फ एलएसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ तक चीन ऑलरेडी पहुँच चुका है। जी। और उनके पास वहाँ पर मिलिट्री बेसिस भी हैं, उनके पास पूरी तैयारियाँ भी हैं, उनकी रोडें वहाँ पहले से बनी हुई हैं, यहाँ तक कि उनका रेलवे नेटवर्क भी है, उनके पास एयर स्ट्रिप्स भी हैं वहाँ पर, जी। उनके फाइटर प्लेन्स और सप्लाई एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन चूंकि अब हमने तैयारियां वहाँ पर एलएसी के पास में करनी शुरू करी हैं, जी। तो इसको लेकर के जाहिर तौर पर चीन नाराज़ है और अपना चीन दबदबा दिखा करके हमसे ये जगह लेना चाहता है। ठीक उसी तरह से जैसे चीन ने पहले भी हमसे बहुत बड़ा भूभाग हथिया लिया है। जी। सिर्फ आंखें तरेर करके ही चीन को जब भारत कई चीज़ें दे देता है, तो घी जब उंगली टेढ़ी करने से मिल जाता है, तो उंगली टेढ़ी करके घी निकाल रहा है। चीन इसको करने में वो माहिर है और इतने बरसों से सफलतापूर्वक इस चीज़ को अंजाम देता आ रहा है, जिसको हम देख चुके हैं। तो आज ये गलवान घाटी में जो ये घटनाक्रम हुआ है, जी। ये भी चीन के इसी रुख को दर्शाता है। आप देखिए कि चीन के सिपाही वहाँ पर मौजूद थे, पीछे हटने के नाम पर वो वहीं पर रुके हुए थे, वहाँ से जा नहीं रहे थे, जिसको देखने के लिए कंपनी कमांडर जो सीओ कहलाते हैं, कर्नल साहब वहाँ पर गए अपने कुछ साथियों को लेकर के। लेकिन दिल्ली से पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का था उनके पास कि वो बिना हथियारों के वहाँ पर ये देखने के लिए गए। जी। सिपाही बिना हथियार के, ये तो सोचना भी मतलब मुश्किल बात है। ऐसा कोई नहीं समझ सकता है, कोई सही दिमाग का आदमी सोच नहीं सकता है कि ऐसी चीज़ भी होती है। बिना सिपाही बिना हथियार के उसी तरह से जैसे बिना श्रृंगार के महिला है। जी। तो जी। ऐसी चीज़ क्यों करी गई, दिल्ली ने क्यों उनको इस तरह का ऑर्डर दिया जिसकी वजह से ये घटना हुई, ये तो दिल्ली में बैठी भारत सरकार ही समझा सकती है कि क्यों इस तरह से किया गया। अब अगर हमको चीन के साथ भारत के संबंधों की बात को समझना है, तो उसके जी। लिए हमको चीन और भारत के बारे में भी समझना होगा। जी। ये दोनों राष्ट्र बहुत पुरातन राष्ट्र हैं और दोनों की बहुत ही विस्तृत जो है सभ्यता रही है, बहुत पुरातन सभ्यता रही है, प्राचीन सभ्यता रही है। जी। लेकिन इनके बीच में अडिग हिमालय की चोटियां थी, जिन्होंने आपस में दोनों को बांट रखा था। दोनों पास पास में होते हुए भी हमेशा दोनों एक दूसरे से दूर रहे। जी। जी। दोनों का कोई बहुत ज़्यादा आदान प्रदान नहीं होता है। तो इतिहास में भी हम देखते हैं, तो ह्वेन सांग वहाँ से आए, उन्होंने आकर के भारत के बारे में विस्तृत वर्णन किया। अपने इतिहास में आपने उसके बारे में जानकारी पढ़ी होगी कभी। तो भारत के बारे में हमको जानकारी चीनी इतिहासवेत्ताओं से भी ज़्यादा मिलती मिली, है। सही सही। लेकिन भारत के लोग कितने चीन गए, इसके बारे में हमको कोई जानकारियां नहीं मिलती हैं। जी। यानी जी। कि भारत और चीन का कोई बहुत ज़्यादा आदान प्रदान नहीं होता था। जी। लेकिन आदान प्रदान का एक बहुत ही स्पेसिफिक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करता था बहुत पुरातन काल से, और सिर्फ वो भारत के लिए नहीं बना था। जी। चीन दुनिया से उस रूट के जरिए जो है, उस रास्ते के जरिए जो है जी। अपना ट्रेड करती थी, सिल्क जिसको रूट सिल्क रूट कहा जाता है। है। तो सिल्क रूट बहुत पुराने ज़माने से था। और आप देखिए कि वो कश्मीर से होते हुए राजस्थान के जैसलमेर तक से निकलता हुआ जाता था। और आज जो पाकिस्तान के पास इलाका है, जी। वहाँ से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए और यूरोप तक जाया करता था। मिडिल ईस्ट निकल जाता तो था। भारत जो चीन का सिल्क जो है, जी। जी। वो इस तरह से दुनिया में जाता था। ये सिल्क रूट हुआ करता था। अब आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो इसी सिल्क रूट को चीन फिर से रिवाइव करना चाहता है, जी। जो कि सीपीईसी कहलाता है। जी। अब आप देखिए कि आज की स्थिति में भारत देश तो पूरा नक्शे का अपना दिखाता है कश्मीर, जी। लेकिन उसमें से आधा भाग जो है पाकिस्तान के पास में है और कुछ भाग जो है चीन के पास में है। तो जो उनका जो ये रूट कश्मीर में से होते हुए निकल रहा है, वो चाहते हैं कि भारत को बाईपास कर दिया जाए पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक पिट्ठू देश बन चुका है। जी। जी। तो आप देखिए कि कुछ भाग तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उस एरिया में से निकल रहा है, कुछ उनके चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया में से निकल रहा है। बाकी जी। भी वो चाहते हैं कि भारत से वो टेरिटरी ले ली जाए, जहाँ से भी उनका सिल्क रूट
जो नए तरीके से सीपीसी के तरह निकल रहा है, जी, जी। वहां से भारत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए। जी, इसकी जी। वजह से ये चीजें चल रही हैं। अब अगर हम फिर पुरानी बातों में जाएं तो जी। हम देखें कि बहुत लंबे अरसे तक दोनों देश गुलाम देश रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ भी शासन किया है और अंग्रेजों ने जो है जाकर के चीन में भी उनकी पुरातन सभ्यता को हटा करके, उनके शासकों को हटा करके वहाँ पर भी अपने अंग्रेजी सभ्यता लागू करी थी। जी, जी। और वहाँ पर ओपियम वॉर्स हुई थी अंग्रेजों के बीच में और जी, जी। चीनियों के बीच में। और बाद की तारीख में हम देखें तो उन पर जापानियों ने हमला किया था जी। और जापान ने उनको ऑक्यूपाई करा हुआ था। तो चीनियों के अंदर जो है ये चीज़ बहुत गहरे तक है कि हमको बाहर के लोगों ने आकर के ऑक्यूपाई करा, तो अब हमको दूसरों को ऑक्यूपाई करना है। ये चीनियों की सोच है। आज की तारीख में ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर कोई भारत में चर्चा नहीं करता है। आज की तारीख में दुनिया में एकमात्र चीन ऐसा देश है जो कि ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर रहा है, जी, यानी कि जी। जिसकी टेरिटरी बढ़ रही है। आज दुनिया की एकमात्र सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी नहीं बढ़ रही है। जी, सही वो बात अगर है। अफगानिस्तान में अपने सिपाही भेजता है तो वहां से वापस बुला लेता है, अगर वो इराक में अपने सिपाही भेजता है तो वहां से वापस बुला लेता है, किसी कंट्री को ऑक्यूपाई नहीं करता है। सही बात और है। ना आज साम्राज्यवादी देश जैसे कि ब्रिटेन हुआ करता था, आज उनके भी उपनिवेश कहीं हमको दिखाई नहीं देते हैं, सही वो भी बात सब है। चीज़ें जा चुकी हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप जी, देखिए कि उन्होंने कुछ एरिया मंगोलों से लिया, कुछ जी, एरिया उनको तिब्बत मिल गया। जी। अब तिब्बत की अगर हम बात करें तो इसमें भी भारत का योगदान रहा है उनको तिब्बत मिलने के पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखिए कि नेहरू जी जो है पंचशील में जो है बहुत विश्वास करते थे और शांति दूत की भूमिका में अपने आप को दुनिया के देखते थे। इसी को लेकर के नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM चलाया था। जी, जी। जिस वक्त दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, शीत युद्ध चल रहा था, दो उस वक्त के सुपर पावर्स के बीच में, महाशक्तियों के बीच में, सोवियत संघ, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR और USA के बीच में, तब हम दोनों ही कैंप्स में नहीं गए। जी। हमने एक अपनी अलग पॉलिसी चलाई, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और इस चक्कर में हम सबसे अलग रहे। इस चीज को आगे बढ़ाने के उसमें नेहरू जी ने शांति का पाठ जो गांधी जी से लिया था उसी को दुनिया को प्रचार करना शुरू करा और उन्होंने चीनियों के साथ भी कुछ इसी तरह के समझौते करे। तो हम ये देखते हैं कि तिब्बत जो कि कभी चीन का अंग नहीं था, जी। ब्रिटिश टाइम्स में जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था उस टाइम चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट, बफर जोन जी। के रूप में था। और वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट जो है दलाई लामा जी। के उसमें विश्वास करते हैं और उनकी ही सत्ता थी वहाँ पर। जैसे कि आप देखें कि वेटिकन में पोप की सत्ता है, जी, तो जो जी, एक जी। रिलीजियस हेड हैं वो एक किंगडम के भी हेड हैं, एक कंट्री के भी हेड हैं। जी, इसी जी। तरह से आप देखिए कि अगर ईरान की अगर हम बात करें तो वहाँ आयतुल्ला खुमैनी है, या जो रिलीजियस हेड है वो वहाँ के हेड हैं। इसी तरह की कुछ सत्ता यहाँ पर भी हुआ करती थी। तो जब चीन ने आकर के अपना दावा किया तो भारत ने उस दावे को बिल्कुल भी नहीं नकारा और चीन ने बिना किसी वाद विवाद के उस बड़ी टेरिटरी को जो कि तिब्बत है, जी। जो कि प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, जी, रूफ जी। ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, उसको उन्होंने ले लिया। तो वो बिल्कुल सट करके हमारी सीमाओं से लग गया, जिसके जी, कारण जी। आज ये विवाद जैसे गवलान के विवाद है सही ये बात सब है। निकल करके आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि जब पाकिस्तान बना जी, तो पाकिस्तान दो भूभागों में था, जी, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। जी, जी, अब दोनों भूभाग के बीच में था हिंदुस्तान। जी। अब इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए? तो इनको जोड़ने के मकसद से पाकिस्तान में बैठे जो हुक्मरान थे वो चाहते थे कि कश्मीर में, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कश्मीर के जरिए इसको जोड़ा जाए। ये उनकी एक चाल थी जिसको जी। वो काफ़ी हद तक सफल भी होते दिख रहे थे। सही, सही। तो शुरुआत में अगर हम पाकिस्तान से अपने विवादों को लेकर के देखें तो हम चूंकि चीन की बात कर रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान के विवाद को समझ रहे हैं, क्योंकि अभी इस हाल के चीन के विवाद तक पहुंचने के लिए हमको ये पूरा समझना पड़ेगा कि ये खिचड़ी किस तरह से पकी। जी, तो हम ये पाते हैं कि जब हमारे 1947 में जब आज़ादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध का तात्कालिक कारण ये था कि कश्मीर की जो रियासत थी जिस पर हिंदू डोगरा शासक थे महाराजा हरि सिंह जी, जी, उनके राज्य के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने कबाइलियों के रूप में आक्रमण किया। जी, कुछ दिन तक कश्मीर रियासत की फौज उनसे लड़ती रही, जब लेकिन उनको समझ में आया कि अंग्रेज़ों की आधी आधी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बटी हुई फौज जी। और बटे हुए हथियारों का वो सामना नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया। तो वो पूरा का पूरा भूभाग जो कश्मीर का है वो भारत का अंग माना जाना चाहिए था। सही बात है।
लेकिन हम बाद में पाते हैं कि उसका बहुत बड़ा भूभाग आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और हम ये पाते हैं कि उसका बहुत बड़ा भाग चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये कैसे हुआ, इसको लेकर के हमारे पास कोई क्लियर चीज़ नहीं है। फिर अगर हम अरुणाचल और इधर की बात करें, अगर हम तिब्बत की बात करें, तो यहाँ भी हमारे साथ इसी तरह के कई सारे मिस्टेक्स कमिट हुई हैं। असम भी एक राज्य हुआ करता था, जी अहोम राज्य था, उनके साथ भी हमारी ट्रीटीज हुई जिसको हमने पालन नहीं किया। इसी तरह से अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ट्राइबल्स थे, और हर ट्राइब अपने आप में लगभग एक क्वाजी इंडिपेंडेंट था। ब्रिटिशर्स के टाइम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था। तो यही उनकी प्रकृति है उन लोगों की, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस में बिलीव नहीं करते। तो हमने जब ये भूभाग अपना भारत में मिलाया जो कि नॉर्थ ईस्ट है, तो इसकी कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो बहुत ही पुअर है, जी जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जिसको जी बिल्कुल। भी अभी दबाया था चीन हाँ ने। इसके पूर्व का विवाद, जो डोकलाम का विवाद था, वो वहीं पर हुआ था। तो चीन अरुणाचल को भी अपना अंग मानता है, चीन जो है इस भाग को भी अपना अंग मानता है, चीन के पास ये सारी चीज़ें चली गई। तो हमको भारत सरकार से आज भारत के नागरिक होने के नाते ये प्रश्न पूछने चाहिए कि ये सारे हिस्से हमने कब, क्यों और कैसे गंवा दिए, और हम इनको लेने के लिए वापस क्या प्रयत्न कर रहे हैं। आज अगर चीनी फौज ताल ठोक करके एलएसी के वहाँ पर हमको अगर वहाँ पर आने नहीं दे रही है, तो हमको उनसे पूछना चाहिए कि आप एक्चुअल जो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर, उससे इतने अंदर एलएसी के यहाँ आकर के हमसे हमारी जमीन पर खड़े होकर के हमारी चीज़ के लिए कैसे मांग कर रहे हो। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके आदित्य अलावा जी, जैसा आपने बताया कि ये एक पूरा एक इतिहास आपने सिरे ने पेश कर दिया है। जी, 60 साल का इतिहास रहा है, पूर्व सरकारें रही हैं, लगभग 70 साल का। 70 साल का इतिहास, और आज़ादी के बाद का ही है। जी और तब से भारत की विदेश नीति, जैसा आपने बताया नेहरू जी ने शुरू करी थी, जी उस विदेश नीति का कहीं ना कहीं खामियाजा हम इसको बोल सकते हैं, या हर्ष जो हुआ है कि आज की तारीख में हम पूरे आसपास संकटों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल और जो तारा संकट जिसमें हम चीन पे बात कर रहे हैं, जी अब वो हमारे गले गले तक भर के आ गया है। बिल्कुल। आप आज की तारीख में भारत सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उसको ये करना चाहिए ताकि हम इन सारी विषम स्थितियों से बाहर निकल सकें? देखिए, आज की तारीख में चीन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी खासकर ये कोविड-19 वायरस का जो आउटब्रेक हुआ, उसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया चीन से नाराज़ चल रही है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खासकर सबसे ज़्यादा नाराज़ चल रहा है। जी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुल करके इनके खिलाफ वार्निंग्स भी दे चुके हैं, कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ट्रेड वॉर भी दोनों के बीच में चल रही है। जी जी ये सही मौका है जब हमको अमेरिका का हाथ थामना चाहिए, उनके साथ हमको सामरिक समझौते करने चाहिए। जी इसी तरह से हम देखें कि साउथ चाइना सी को लेकर के चीन का अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत सारा विवाद चल रहा है। जी, जापान जी, जी। उसका पुराना दुश्मन है ही, देश जी, है ही जी। है, इनके पुराने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ रही हैं दोनों जी, जी। में आपस में। इसके अलावा वहाँ हम देखते हैं, वहाँ से लेके वियतनाम तक सब जगह चीन अपना इंटरफेरेंस कर रहा है, और सब जगह जा जा करके समुद्र पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश जी, कर जी। रहा है। ये मौका फिर है एक इंटरनेशनल अलायंस करने का, जहाँ हम लोगों को अपने साथ में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल चीज़ों की बात करें और चीन के बारे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, तो आप देखिए कि नेपाल जो है आज की तारीख में, वो भी एक पिट्ठू देश बन गया है जी चीन का। जी 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 अब आप ये देखिए कि ऐतिहासिक तौर पर नेपाल का भारत की तरफ बहुत रुझान रहा है। जी जी वहाँ एक राजशाही रही है जो कि दुनिया की एकमात्र हिंदू राजशाही थी। जी जी भारत स्वयं हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान, इस भारत देश के पड़ोस में एकमात्र हिंदू राजशाही पूरी दुनिया की जी जी नेपाल में हुआ करती थी। लेकिन हमारी डिप्लोमेसी कह लें, जो भी हमारी अदूरदर्शिता रही फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के कह लें, कि वहाँ पर राजशाही वो ख़त्म हो गई और लोकतंत्र एक इस तरह का आया जिसका शायद बाट जोह रहा था चीन, जी और उसने तुरंत में सारी सीटें ऐसे लोगों को जितवा दी जिनको माओइस्ट कहा जाता है, जो कि चीन के माओ जेडोंग, जो चेयरमैन माओ थे, उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, इसलिए वो माओइस्ट लोग हैं जी जिनका रुझान चीन की तरफ है। तो आज देखिए आप कि नेपाल जैसा छोटा देश, जिसका 70% जो ट्रेड जो है वो भारत के जरिए होता है, क्योंकि लैंडलॉक्ड एक राष्ट्र है नेपाल, जी जी तो वो भी आज भारत को जो है आंखें दिखा रहा है, वो भी नक्शे बदल रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो भारत को अब सजग होना पड़ेगा हर तरीके से, अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भी उसको इंटरनेशनल अलायंसेस बनानी पड़ेंगी, उसको अमेरिका के साथ लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे अभी चीन के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है, तो वो भी समुद्रिक तौर पर जो एक सशक्त राष्ट्र है, तो उनसे भी हमको समझौते करने पड़ेंगे। जो राष्ट्र चीन से दबे हुए हैं उनके हमको समझौते करने पड़ेंगे। जी जहाँ मैंने आपको बात करी थी कि चीन एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जो कि जोग्राफिकली एक्सपैंड कर रहा है, तो आप देखिए कि उन्होंने
हांगकांग की टेरिटरी जो है वो ले लिए। जी जी उनका कहना है कि हांगकांग की टेरिटरी जो है हमने ब्रिटिशर्स को 90 साल की लीज पे दी थी, और जी। उन्होंने, आप सोचिए, ब्रिटेन जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र को भी आके दिखा करके वो चीज़ ले आखिरकार ली। वो ले ली। जी जी लेकिन मजेदार बात है कि हांगकांग के लोग 90 साल में बिल्कुल चीन को भूल चुके हैं। जी वो अलग तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, जो कि चीन में सम्मिलित होकर के बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। जी जी तो वहां पर बहुत विरोध चल रहा है चीन को लेकर के, और वो चीन के मेनलैंड से काफी दूर है। जी 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 ये सही मौका है जब हम लोगों को भी उनका समर्थन करना चाहिए। इसी तरह से तिब्बत जो हमने गंवाया है, जी जी तिब्बत के दलाई लामा तो हमारे यहीं शरण लिए हैं, धर्मशाला में रहते हैं। जी जी और तिब्बती नागरिक हमेशा से मांग करते रहे कि हम चीन के लोग नहीं हैं, तिब्बत को आज़ाद किया जाए। तो हमको ये इंटरनेशनल तौर पर ये मांग उठानी चाहिए कि तिब्बत को आज़ाद किया जाए, हांगकांग को भी चीन से आज़ादी मिले। साउथ चाइना सी पर जिस तरह से ज़बरदस्ती जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहता है चीन, उसको भी तोड़ा जाना चाहिए, जिससे वो नेटवर्क हमारे खिलाफ जो कर रहा है देशों का वो ध्वस्त हो। ये सब चीज़ें करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है हाल मैं फिलहाल आपकी चीन बात से को डील आगे करने के मैं लिए। आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ आदित्य जी। जैसे कि आपने बताया कि किस प्रकार भारत को स्ट्रेटेजिक तरीके से चीन से मुकाबला करना चाहिए, खासकर आपने अमेरिका की बात करी। एक दो जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है, शायद आपके नज़र में भी आया होगा। अमेरिका की सीनेट में एक बिल पेश किया गया था जिसमें तिब्बत को स्वायत्त स्टेट का मांग की गई है, या माना जा रहा है कि तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित अमेरिका मान रहा है। तो एक तो जैसे आप बोल रहे हैं अमेरिका को हम साथ लेके, दूसरा मुद्दा हमारे हिंदू आस्था से जुड़ा है। हम हिंदुस्तान होते हैं, भगवान भोले शंकर हमारे आराध्य होते हैं, जिनके बिगर हमारी पूजा नहीं होती है। वो पवित्र जो है क्षेत्र कैलाश पवित्र पर्वत है, वो तिब्बत में, और 1959 से चीन के कब्जे में है। और जब हम तथ्य खंगालते तो 1981 के बाद में चीन ने हमको वहाँ जाने की इजाज़त दी, मतलब कि 20-22 साल तक तो उसने हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करा। तो क्या ये एक बेहतर मौका है कि इस बहाने हम कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को आज़ाद करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ जो आपने की कि जो अमेरिका सीनेट ने जो इस प्रस्ताव को पास किया, जी तो आप देखिए कि 7 समंदर पार बैठे अगर अमेरिका के जो है बुद्धिजीवी राजनयिक अगर इस चीज़ की महत्ता को समझते हैं, जी जी तो हमारे से लगा हुआ और हमारे लिए गले की हड्डी बना हुआ ये जो नासूर है उसको हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और इसको हम क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना प्रश्न होना चाहिए भारत सरकार से। दूसरी चीज़ जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप देखिए कि ये हिंदुस्तान है, भले ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो, जी इसकी पुरानी सभ्यता है जो कि हिंदुओं से ही जुड़ी हुई है। और हिंदुओं के जो 56 करोड़ देवी देवता हैं, जी। उनमें से आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण त्रिदेव हैं, जिनमें से शिव जी हैं। जी इन शिव जी के बारे में हमारे पास हजारों साल से लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, हमारे पास प्राचीन मंदिर हैं, और ये शिव जी जहाँ पर हैं कैलाश पर्वत से लेकर कैलाश मानसरोवर तक, वो जो क्षेत्र है वो हमारे यहाँ वर्णित है। हजारों सालों से हमारे यहाँ से लोग निरंतर बाबा अमरनाथ के यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, और जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं। ये हमारे यहाँ दस्तावेजिक तौर पर सबूत है इस चीज़ का। जी जब हजारों साल से ये भारत का ही अभिन्न अंग है इस हिंदुस्तान का, तो वो आज चीन के कब्जे में कैसे है? सही बात अगर है। इसी को लेकर के हम देखें, तो अगर हम इजराइल की बात करें जो एक छोटा सा यहूदियों का देश है, जी तो उनकी जो कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जेरूसलम 3 महत्वपूर्ण रिलीजन्स का उद्गम स्थल है। जी इनमें यहूदी भी हैं, इनमें ईसाई भी हैं, और इनमें मुस्लिम भी हैं, और तीनों के बीच में सैकड़ों सालों का रक्त रंजित युद्धों का इतिहास है। जी जी सबने वो अपने धर्मस्थल पर कब्जा करने की कोशिश करी, किसी ने भी अपना धर्मस्थल खोया नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपको दे देते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो शांति के पुजारी हैं। इस तरह की बात किसी ने भी नहीं करी। सैकड़ों सालों में जी युद्ध लड़े लोगों ने, लेकिन लोगों ने इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सही बात लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हिंदू जहाँ पर रहते हैं जिस देश जी, में, जी। वो अपने एक पवित्र धर्म स्थल को अपना नहीं मान सकते। वहाँ पर जाने के लिए हमको चीन से परमिशन लगती है, उनका वीज़ा लगता है, तब जा करके हम अपने धर्मस्थल पर जा रहे हैं। जी। क्या ये चीन का भाग था? नहीं, ये तो सदैव से भारत का अंग था। तो वो क्यों गया? वो भारत सरकार को सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर जी। वरीयता सूची में डालते हुए सबसे पहले कैलाश मानसरोवर और ऐसे इलाकों को लेना चाहिए जो कि आज चीन के पास में चले गए। सही बात है। एक अंतिम सवाल चलते चलते हम बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उम्मीद है हमारे दर्शक आपको देख के इस बारे में काफ़ी पसंद भी करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल, जब भी चीन से लड़ने भिड़ने की बात होती है तो एक आखिरी सवाल किंतु परंतु आ जाता है कि साहब हमारा बड़ा व्यापार है, और ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। क्या इन सब चीज़ के आड़े भारत चीन का व्यापार आता है क्या? और
इसका क्या उपाय हो सकता है कि यदि हम चीन से व्यापार नहीं करें तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? मेरा तो इस पर एक प्रति प्रश्न है, जी, क्या व्यापार देश से बड़ा है? बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जी, जी, क्या अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार कर दें, जी, चीनी चीज़ों का उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर दें, जी, तो क्या हम जीवन नहीं जी पाएंगे? जी, जी, क्या चीन के अलावा कोई भी और देश इस तरह की चीज़ें नहीं बनाता है? जी, जी, क्या उन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे जीवन जीने के लिए अत्यावश्यक है? जी, जी, क्या वो ऑक्सीजन है कि हम उसके बिना सांस नहीं ले पाएंगे? जी, क्या कुछ समय हम उसके बिना नहीं रह सकते जब तक कि हम खुद मेक इन इंडिया, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे जी, हैं कि जी, करा जी, जाए, जी, तो हम भारत में खुद इन चीज़ों को डेवलप करें, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चीन से जो भी इंटरनेशनल कंपनीज निकल करके जा रही हैं हुँ, उनको हम अपने यहाँ इन्वाइट करें, हम अपने यहाँ पर उनको जगह दें कि आप सही यहाँ पर बात है। आइए और यहाँ पर प्रोड्यूस करिए वो सब सामान। और हम खुद इतने सक्षम क्यों नहीं बने कि इन सब चीज़ों को हम बनाएं, या फिर कोई जो दूसरे राष्ट्र बना रहे हैं हम उनसे तब तक क्यों नहीं लें जब तक कि हम खुद ये सब चीज़ें बनाने में सक्षम सक्षम नहीं हो जाते सही हैं। सही। ये करना बहुत ज़रूरी है। चीन की आर्थिक तौर पर बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली घेराबंदी होगी चीन की, जी, और इसी तरह से उनको मात दी जा सकती है। अगर हम मिलिट्रीली बात करें तो चीन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी, भले ही हमारी चौथी सबसे बड़ी फौज है, लेकिन हथियार, गोला बारूद, युद्धक सामग्री की अगर हम बात करें तो हम चीन के मुकाबले कहीं पर भी नहीं हैं। जी, ये एक सच्चाई है जिसको हमको समझना चाहिए। बड़ी बातें करने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। जी, तो अगर हम चीन से ऐसे ही युद्ध करने चले जाएं तो उसके भयावह परिणाम होंगे। जी, तो हमको इस तरह से चीन की कमर तोड़नी है कि हमको दूसरे देशों का साथ लेना है। सबको, जो राष्ट्र उनसे दबे हैं, कुचले हैं, उनसे परेशान हैं, उन सबको हम अपना सहयोग देना है। जी। और हमको चीनी सामान का बहिष्कार करना है जिससे उनको आर्थिक कुठाराघात हो उनके हितों पर। मतलब एक इस प्रकार का जो कार्य करके भी हम चीन को एक धक्का दे सकते हैं। बिल्कुल। आदित्य जी, आपने इस अंतर्राष्ट्रीय विजय पर और साथ का तात्कालिक जो विषय चर्चा का है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।